कर दीजिए तो। ओके ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मतलब बहुत ठीक है, यूज काफ़ी होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले उसको चालू करने से पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर 15 पाई बाय 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाय 8 माइनस 4x। ठीक है, इसका हम लोगों को रेंज बताना है। देखो, कभी भी रेंज का क्वेश्चन आया करे ना, कभी भी रेंज का क्वेश्चन आया करे तो हमेशा उसको ना एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। मैक्सिमम टाइम जब आप एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल, एक टर्म का मतलब यहां पे क्या है, जैसे बार बार एक टर्म का मतलब चेंज होता रहता है। यहां पे एक टर्म का मतलब ये है कि या तो मैं, जैसे यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ऐसे देके रखा है, पर दोनों का आर्गुमेंट सेम है। दोनों का क्या है आर्गुमेंट से, सॉरी डिफरेंट है, दे रखा है। मैं ये ट्राई करूंगा कि कोई फॉर्मूला लगा के ये जो दो साइन के टर्म दिख रहे हैं ना, वो एक साइन का टर्म बच जाए। क्या बच जाए? केवल एक साइन का टर्म बच जाए। हम लोगों को याद है, हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस वाले टर्म का भी जो मैंने प्रूफ बताया था, याद है? इस टर्म का भी मैंने जो प्रूफ बताया था, उसमें भी लास्ट में मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का फॉर्मूला लगा के मैंने लास्ट में या तो साइन में कन्वर्ट किया था और यहां पे एंगल था, या कॉस में कन्वर्ट किया था। तो उस टर्म में भी क्या किया था मैंने, दो एंगल दे रखे थे साइन और कॉस के। अगर यहाँ पे साइन और साइन का भी दे रखा होता, जैसे साइन एक्स दे रखा है, यहाँ साइन 2x दे रखा है, अगर ऐसा भी दे रखा होता तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके या तो साइन में कन्वर्ट करते या तो कॉस में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो ट्राई ये करते हैं रेंज निकालने के टाइम कि कोई भी चीज दे रखा हो ना, उसको एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोगों को डायरेक्टली यहां पे दिख रहा है फॉर्मूला, कौन सा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए तो क्या आएगा, साइन एक बार दोनों एंगल का प्लस, प्लस कर दो एक बार दोनों एंगल का, तो 15 पाई बाय 8 प्लस 17 पाई बाय 8 माइनस 8x, यही होगा। बाद वाला साइन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 15 पाई बाय 8 माइनस 17 पाई बाय 8। बाकी जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 4x, वो प्लस 4x हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इस वाले को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो माइनस टाइम, अभी चलो माइनस बाद में लिखेंगे, साइन ऑफ, जोड़िए तो कितना होगा? -15 और ये कितना हो गया? -17, है ना। तो अगर दोनों को जोड़ोगे, सॉरी घटेगा ना, गलत बोल दिया मैंने, प्लस और एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? -पाई/4 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? साइन। अब ये दोनों जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 32 पाई, ठीक है, 15 प्लस 15 प्लस 70 32, 32 डिवाइड बाय 8 4, तो 4 पाई माइनस 8x हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मुझे दिख रहा है दोनों जगह से मुझे बाहर साइन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पाई माइनस 8x ये लिख के रखा है और ये साइन माइनस पाई बाय 4, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लिख दिया माइनस साइन थीटा। ये क्या होगा? साइन 4 पाई माइनस 8x, 4 पाई मतलब साइन साइन में रहेगा, रहेगा। और 4 पाई माइनस 8x आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से क्या आ गया? 8x आ गया। अब साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो कितना आ गया? साइन 8x आ गया। अब मैंने बता के रखा है, या साइन एक्स का रेंज 1 से लेके -1 होता है, और साइन 8x का भी रेंज 1 से लेके -1 के बीच ही होता है। फर्क कब पड़ता है? फर्क कब पड़ता है? जब यहां पे कोई टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, तब रेंज में फर्क पड़ता है। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 साइन 8x मल्टीप्लाई 1/√2, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर।
मतलब इस जो फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन दे रखा है इसका रेंज क्या आएगा, रेंज बिलोंग्स टू -1/√2 से +1/√2। देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन देखा तो हम लोगों को बहुत टफ लग रहा था, बट मैंने ये बोला है कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, आप लोग एक टर्म में लाने की कोशिश करिए। क्या करिए, एक टर्म में लाने की कोशिश करिए। पॉसिबल है तो ले आइए, नहीं है तो फिर कोई और मेथड लगाएंगे। पर मोस्ट ऑफ द अभी तक जब तक आप लोग 11 पढ़ रहे होगे ऐसा क्वेश्चन ही आएगा कि वो मोस्टली एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ये एक टर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये वाला देखिए, ये लास्ट स्टेप देखिए, सॉल्व करके ये क्या आया, sin 8x है। क्योंकि हम लोगों को ये इस वाले टर्म का रेंज नहीं पता है, इस वाले टर्म का रेंज देखो, इसका रेंज अगर मैं बात भी करूं तो 0 से 1 के बीच आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि क्या ये जब ये 0 से 1 होगा, मान लो चलो एक समय के लिए ये 1 हो गया, तो क्या ये इस केस पे 0 होगा क्या, या ये इस केस पे 1 होगा क्या, नहीं। हमको सेकंड फंक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा कि अगर पहला फंक्शन 1 है तो दूसरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। दैट्स वाई कभी भी रेंज निकालने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को एक सिंपल टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा कोई भी एक टर्म आ जाए उस चीज पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। अब टाइप 3 पढ़ लेते हैं। दो टाइप हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। पहला टाइप पढ़ा था जब हम लोग साइन एक्स दे रखा था तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालते थे। सेकंड टाइप पढ़ा था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाले चीजों का रेंज कैसे निकालते हैं। सी टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप सी रेंज बाय रेंज, फाइंडिंग रेंज by making trigonometric, by making quadratic equation in trigonometry। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है, देखिए अब मैं बात करता हूं कि इसके स्टेप्स लिखिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए, इसका 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 लिखिए, 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 लिखिए, मेक फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 मेक quadratic equation in trigonometric form। स्टेप नंबर 1 मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, लिख लिया। स्टेप 2 मेक होल स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेप थर्ड लिखिएगा, यूज क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है वो आप समझ जाइएगा थोड़ी देर बाद। यूज क्रिटिकल पॉइंट्स टू फाइंड मैक्सिमम/मिनिमम वैल्यू और रेंज। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कि कैसे करना होता है सब क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है।
इसका हम लोगों को रेंज फाइंड करना है। हम लोग इसका भी मेथड 2 भी पढ़ेंगे, पर वो मेथड 2 पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें पढ़ेंगे? मेथड 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहां पे बस यही चीज पढ़ेंगे, ये मेथड 1 पढ़ेंगे, मेथड 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड 1 की बात करते हैं। इसमें फाइंड रेंज ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13, ये दे रखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोगों को दे रखे हैं ना, तो इसका रेंज फाइंड करने में ना क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक। अब देखो ये हम लोगों का पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। पहला स्टेप क्या है? मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पहले से दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेप 1 करने की जरूरत तो नहीं है। अब स्टेप 2 मेक होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, इसको बाद में बनाते हैं, पहले इससे पहले एक स्टेप दूसरा स्टेप देख, दूसरे क्वेश्चन को होल स्क्वायर बना के देखते हैं, देन फिर इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, मान लो मेरा ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको मेरे को होल स्क्वायर बनाना है। तो कभी भी अगर आपको होल स्क्वायर बनाना होता है, आप याद रखिए, कभी भी आपको होल स्क्वायर बनाना होता है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और वैसे लेते हैं, यहां पे 2 भी लिख देते हैं, यहां पे क्या करते हैं 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी आप लोग अगर होल स्क्वायर बनाएं तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए, -1 भी नहीं, क्या बनाए 1। अब उसके लिए जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालिए। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 2 कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/2 यही बचेगा। देख लो, अगर 2 बाहर निकालोगे तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा -2x, यहां क्या बचेगा 5/2 बचेगा। ये हमारा पहला स्टेप है कभी भी होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, -1 भी नहीं बनाना है, एग्जैक्ट 1 बनाना है। अगर यहां -2 होता तो -2 बाहर निकालता मैं। ठीक है, अब यहां पे जो भी चीज लिखा है, यहां पे जैसे यहां पे -2x लिखा है, लिख के रखा है -2x, अगर -2x लिख के रखा है तो -2 का हाफ करो। जैसे होल स्क्वायर में अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब 2ab में क्या होता है, एक ए तो यहां से आता है, बी यहां से आता है, एक 2 एक्स्ट्रा आता है, वही चीज यहां पे ये लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, अब देखो -2x लिखा है, इसका हाफ करो, तो इसका हाफ करोगे तो इसका एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट तो क्या है -2 लिख के रखा है, अगर -2 लिख के रखा है इसका हाफ करिए तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 के स्क्वायर से ऐड करिए और -1 के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करिए, तो कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर से ऐड किया तो -1 के ही होल स्क्वायर से क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो प्लस 5/2 ये आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां -1 मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअल में ना आपको ये देख के समझ में आना चाहिए, अगर यहां माइनस है तो x माइनस समथिंग का बनेगा, और अगर यहां पे प्लस होता तो x प्लस समथिंग का बनता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, बार बार थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो केवल 1 के स्क्वायर से, केवल जो यहां पे लिखा है x के साथ कोफिशिएंट लिखा है 2 लिखा है, माइनस केवल ये काम आएगा, माइनस आपका ये बताएगा कि a माइनस बी का बनाना है या a प्लस, यहां पे जो x के साथ यहां पे जो प्लस या माइनस लिखा रहेगा वो ये बताएगा कि प्लस के साथ बनाना है या माइनस के साथ। तो यहां पे क्या लिखा है, माइनस लिख के रखा है, तो a माइनस बी वाला बनेगा। ठीक है, तो यहां ये किया, अब इन दोनों का यूज होके ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम x -1 का होल स्क्वायर, बचे हुए टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो -1 प्लस 5/2 यही आएगा। अब देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां से बताइए 3/2 आएगा 3/2, और 2 से फिर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो 2x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना होगा, -1 प्लस 5/2 3/2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। चलो इसको रफ कर देते हैं और एक दो बना के देखते हैं हम लोग, तो आपको ये समझ में और अच्छे से आएगा। देखो जैसे इधर देखो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये लिख के रखा है। अब देखो जैसे ये लिख के रखा हुआ है तो आपको ये x के साथ कोफिशिएंट देखिए, प्लस है या माइनस, तो दिख रहा है प्लस है, इसका पक्का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप 2 बाहर निकाल लिया, तो x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2
2, यही बचेगा। अब मैंने क्या बोला था, इसका हाफ करिए, x का जो भी कोफिशिएंट है हाफ करिए, तो हाफ करिएगा तो 5/2 का हाफ कितना होगा 5/4, तो 5/4 के होल स्क्वायर से ऐड करिए और 5/4 के होल स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करिए, कर दीजिए, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, यही बचेगा। अब ये तीनों मिलके, ये स्टार्टिंग के, ये क्या बना लेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यही बनाएगा ना x, ये जो भी लिखा है उसकी यही, देखो यहाँ पे भी इसका हाफ किए थे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, ये 5/4 होगा, ये 5/4 होगा ना, क्योंकि 5/2 का हाफ 5/4 के होल स्क्वायर से ऐड करोगे और उसी से सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या बनेगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। बचे हुए टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो बचा हुआ टर्म कितना होगा, -25/16 प्लस 3/2, यही बचेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 16, 25, यहां से कितना आ जाएगा +8, तो +24 हो जाएगा ना, तो यहां से कितना आ गया 2 टाइम x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, जोड़ लीजिए, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, यहां पे माइनस तो इसके साथ है ना, तो कितना आ जाएगा -1/16, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/8, ये बन गया हम लोगों का होल स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, कैसे मैंने होल स्क्वायर बनाया है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको रफ कर देते हैं, एक और लास्ट देखते हैं, देन फिर हम लोग उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, केवल ये लिख के रखा है। अब मेरे को इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो पहला स्टेप 1 बनाना होता है, 1 तो बना हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। अब बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी टाइप का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, माइनस को इस समय के लिए माइनस के, हम लोग ये देखते हैं कि माइनस से ए, ये जो साइन लिखा है इससे ये चेक करते हैं कि a माइनस बी का बनेगा या a प्लस बी का बनेगा। तो x का कोफिशिएंट देखिए 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा। तो हाफ मतलब क्या करते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 के स्क्वायर से ऐड किया और 1/2 के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट किया, तो ये पूरा लेके x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये बन गया इसका होल स्क्वायर नंबर बन गया। ठीक है, इस तरीके से होल स्क्वायर नंबर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे अब आगे बढ़ते हैं इस वाले को, देखो अब सबसे पहले होल स्क्वायर बनाए, कॉस स्क्वायर एक्स है, अब एक्स की जगह यहाँ पे कॉस एक्स आ गए, एक्स की जगह आ गया कॉस एक्स आ गया। तो देखो क्या होगा, हम लोगों का जैसे ही यहाँ पे पहुंच गए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 13 दे रखा है, तो एक समय के लिए चाहो तो आप लोग कॉस एक्स को टी मान लो, तो आपको डायरेक्टली सिंपल सा टी वाले फॉर्म में दिख जाएगा, या डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक समय के लिए सबसे पहले कॉस एक्स को टी मान के करता हूं, केवल होल स्क्वायर बनाने के लिए बता रहा हूं ये मेथड। ठीक है, तो कॉस एक्स को एक समय के लिए टी मान लिया, तो क्या आएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 13, ये आएगा। अब जैसे ही ये आएगा तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि अब इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो इसका हाफ, अब ये समझ में आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 4 का हाफ कितना होता है आपका 2, तो 2 के स्क्वायर से ऐड करोगे, 2 के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करोगे, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13, तो यहां से देखो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 30, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब t की जगह क्या माना है, कॉस माना है, तो कॉस रख दो, तो कॉस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अब चलो केवल डायरेक्टली कॉस में बना के देखते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्टली कॉस में बनाओ, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस 4 कॉस एक्स दिखा। अब कॉस एक्स का हाफ करो, कॉस एक्स का हाफ करो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 के स्क्वायर से ऐड करो, 2 के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करो, तो कितना आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13, तो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 2 इंटू 2, तो 2ab दिख गया। अब ये बना लो, तो cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि माइनस 4
प्लस 13 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब रेंज निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो। तो याद रखना मैं अभी ये बता दे रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट का भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में, पर अभी के लिए केवल cos x एंड sin x का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है -1, 0 और 1। ये चीज याद रखिए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए केवल आप लोग इतना याद रखिए कि क्रिटिकल पॉइंट cos x एंड sin x का -1, 0 एंड 1 होगा। अभी जो होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके cos और sin के ही क्वेश्चन आएंगे, 10 का क्वेश्चन नहीं आने वाला अभी, जब तक हम लोग आगे और नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए ध्यान रखिए कि cos x एंड sin x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है -1, 0 और 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ये लिख दिया, होल स्क्वायर नंबर बन गया, तो हम कहां पे चेक करेंगे cos x के जगह। देखो -1, 0, 1 इस वजह से भी आया क्योंकि cos x की हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम कितनी होती है -1, और 0 इस वजह से किया क्योंकि वहां पे थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो चेंजेस क्या होता है आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा, अभी वो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए अभी केवल के लिए हाँ चेक करेंगे। अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले cos x बराबर 0, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही 0 रख दो, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो कितना आएगा 13 आएगा। अब cos x बराबर 1 रख दो, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो कितना 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो cos x बराबर -1 रख दो, रख दिया -1। अब जैसे ही -1 रखोगे तो -1 रखोगे कितना आएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 तो -1 - 2 कितना हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 18 आ गया। वेरी गुड। तो बताइए भाई इस वाले इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 18, ये कितना हो गया मैक्सिमम, ये कितना हो गया मिनिमम, ये कितना हो गया आपका मिनिमम। और रेंज हम लोगों का रेंज जो होता है वो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है हम लोगों का बताइए 10 और मैक्सिमम कितना है 18, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10, 18। तो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 18, मिनिमम कितनी हो गई 10, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का होल स्क्वायर बना के सॉल्व करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया कैसे मैंने बताया। याद रखिए अभी के लिए क्रिटिकल पॉइंट आपको बस याद रखना है कि cos x एंड sin x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा -1, 0 एंड 1 होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो नोट डाउन करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ 3 प्लस cos 3 प्लस sin x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोगों को रेंज निकालना है, बहुत सिंपल हो गया। क्यों, क्योंकि इसने खुद पहले से ही होल स्क्वायर बना के दिया है। देखो ये होल स्क्वायर पहले से ही बन के रखा हुआ है। होल स्क्वायर का मतलब क्या कि कोई टर्म होगा जिसके ऊपर पावर में क्या लिख के रखा होगा 2 लिख के रखा होगा, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे पास कोई एक एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स क्या है हमारे पास 3 प्लस साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर ये देके रखा है। अब बताओ अगर मेरे को इसका रेंज निकालना है इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले कहां पे चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। तो साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर 1 और साइन एक्स बराबर -1, यहां पे हम लोग चेक करेंगे। तो रख दो एक बार, सबसे पहले 0 रखो, तो साइन एक्स अगर 0 रखे तो 0 क्या आएगा 3 प्लस -2 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 7, यहां रख दो तो 3। अब इसके बाद 1 रखना है तो 1 रखो तो 3 प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहां रख दो -1 तो 3 प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर तो यहां कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। तो रेंज अब बात करते हैं, ये क्या हो गया हम लोगों का मैक्सिमम, ये क्या हो गया मिनिमम। तो हमारा रेंज कितना आएगा मिनिमम से मैक्सिमम, तो 4, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया। अभी और क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोगों को रेंज निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों का रेंज निकालने को बोल रहा है, तो यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन में एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या एक टर्म में? इस क्वेश्चन में जैसे देखिए ये जो पिछला क्वेश्चन था और जो उसके पिछले वाला क्वेश्चन किया उसको हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? उसका एक रीजन था। देखिए जैसे अगर मैं इसको ओपन करूं तो 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4, तो क्या आता? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 7 आता। क्या ये आपका एक टर्म में कन्वर्ट हो पाता? नहीं हो पाता। इसके लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो मैंने अभी पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला कि अगर पॉसिबल हो एक टर्म में कन्वर्ट करने का तो कर लीजिए, अगर नहीं है पॉसिबल तो फिर हम लोग ये वाला होल स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉसिबल है। कैसे? देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 0 तक होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 से लेके 0 से लेके 1 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 4 से लेके 0 तक होगा, प्लस 3 ऐड कर देंगे तो प्लस 3 ऐड कर दीजिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7, 0 प्लस 3 3, तो ये क्या आ जाएगा? हम लोगों का रेंज आ जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा ये मतलब क्या था कि अगर पॉसिबल हो, मैंने वही बोला है कि रेंज फाइंड करते समय अगर पॉसिबल हो एक टर्म में कन्वर्ट। अब जैसे देखिए साइन और कॉस देखा जाए ना तो अलग अलग टर्म है, तो मैंने सबको क्या कर लिया? साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या मैं चाहता तो इसको कॉस स्क्वायर में भी सबको कन्वर्ट कर सकता था, तब भी आंसर क्या आता? सेम ही आता। चलिए आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड मार्कर ब्लैक ले लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 7 प्लस 3 लिख लो, चलो प्लस 3। फाइंड मिनिमम वैल्यू। देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x प्लस 1/6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया? न्यूमरेटर में आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है? ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब 6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 3 लिख के रखा हुआ है, तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है? मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, कभी भी याद रखिए, अगर आप लोगों का इस पूरा, अब ये पूरा फंक्शन दे रखा है ना, अगर पूरा फंक्शन दे रखा है, मिनिमम निकालने को बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाला टर्म है ना, नीचे वाला टर्म, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा। क्या निकाल लिया जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकाला जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? कैसे? क्यों? देखिए जैसे अगर मान लो 3 से 7 है, 3 से 7 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, इसका क्या करूं मैं? रेसिप्रोकल करूं, तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा? 3 का रेसिप्रोकल 1/3, इसका क्या आएगा? 1/7 आएगा। तो देखिए ये यहां पे मैक्सिमम था, पर अगर इसका रेसिप्रोकल किया, इसका क्या रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया? इन दोनों नंबर में मिनिमम हो गया। ये यहां पे क्या था? मिनिमम था, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? मैक्सिमम हो गया। यहां पे ये क्या था? मिनिमम, मैक्सिमम, यहां क्या हो गया? मिनिमम,
यहां पे क्या था मिनिमम, यहां पे ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कभी भी ऐसे रेसिप्रोकल का। जैसे यहां पे मिनिमम बोल रहा है तो नीचे वाले क्या निकाल लेंगे मैक्सिमम। अगर यहां पे मैक्सिमम बोल रहा होता तो यहां पे क्या नीचे वाले क्या निकाल लेते मिनिमम वैल्यू निकाल लेते। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आ गया। तो चलो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले की मैक्सिमम निकालते। तो 6 sin x प्लस 6 sin x प्लस 8 cos x आपका क्या होगा रूट अंडर रूट 36 प्लस 64 इधर अंडर रूट 36 प्लस 64 माइनस के 7। तो क्या हो गया बताओ 6 sin x प्लस 8 cos x रूट 100 दैट इज 10 और यहां माइनस 10 आ जाएगा। ऐड कर दो क्योंकि 3 भी ऐड करना है। तो 6 sin x प्लस 8 cos x 13 से आपका क्या हो जाएगा -7। तो ये हमारा क्या आ गया मैक्सिमम आ गया। ये क्या आ गया हम लोगों का मिनिमम आ गया। उसने क्या पूछा है हम लोगों का 1/, का पूछा है। तो हम लोगों का इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/13 मिनिमम, या तो ये बोल सकते हैं मिनिमम यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इसका। तो कितना आ गया 1/13 आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से ट्राई करते हैं कि अगर आपका रेसिप्रोकल ऐसे 1/ रेसिप्रोकल आ गया तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला। अगर मुझे यहां मैक्सिमम पूछता तो यहां मैं मिनिमम निकाल लेता, पर इसने मिनिमम पूछा है तो यहां किसका निकाल लूंगा मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग रेंज को यहां पे इस पार्ट को हम लोग यहां पे खत्म करते हैं। हम लोग इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, इतना कभी भी ऐसे रेंज में मैं पहले बता दे रहा हूं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी को ये थोड़ा सा अगर लग रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है या सर मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे आप लोगों से जो रेंज पूछेगा वो सिंपल पूरा, क्योंकि ये पार्ट 12th का है, थोड़ा सा हम लोग को बार बार जरूरत पड़ता है इसलिए यहां पढ़ाया जा रहा है। बट अगर हम लोगों से जो इतना टफ आप लोगों से नहीं पूछेगा, केवल कंप्लीटेशन के लिए केवल हम लोग कंप्लीट कराना था मेरे को, थोड़ा सा बुकलेट में हमारे क्वेश्चन था इस वजह से मैंने ये वाला पार्ट पढ़ाया है। वैसे ये पूरा कंप्लीट पार्ट हम लोग क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा रेंज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 5-6 लेक्चर वहां रेंज में पढ़ते हैं, तो वहां प्रॉपर तरीके से हम लोग वहां मेथड सीखेंगे, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, आपको क्या याद रखना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए। अब मैं वो बोलता हूं रेंज में ये सब तो ठीक है, पढ़ लिया हमने ध्यान से, समझ में भी आ गया कि कैसे बनाना है क्या करना है, पर हम लोगों को क्या याद रखना है। ठीक है, देखो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। साथ में यहां पे कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। फिर इसी में आ जाते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमा कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है 0 से 1 होता है। फिर बात करते हैं tan x एंड cot x की बात करें तो tan x cos x क्या होता है r होता है। r मतलब क्या आपका r और -∞ से +∞। अब tan स्क्वायर x एंड cot स्क्वायर x ये क्या हो जाएगा आपका 0 से ∞ होता है, ये मैंने कल ही पढ़ाया है। फिर बात करते हैं sec x एंड cosec x, ये क्या होता है आपका बताइए -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, यही होता है। अगर मैक्सिमम अगर sec स्क्वायर cosec स्क्वायर बोलेगा तो ये निगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, 1 से ∞ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर a sin x प्लस b cos x, ये क्या होता है -√a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर होता है। और एक और तरीका, एक और हम लोगों ने क्या पढ़ा होल स्क्वायर मेथड बनाने वाला, जो आज हम लोगों ने ध्यान से पढ़ के रखा है। और फिर लास्ट में ये वाला पार्ट पढ़ा कि 1/ अगर दे रखा हो तो अगर मिनिमम पूछ रहा है तो नीचे वाले का मैक्सिमम निकाल लो, अगर मैक्सिमम पूछा है तो नीचे वाले का क्या निकाल लो मिनिमम निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला पार्ट एंड हो गया। बाकी इसमें रेंज से रिलेटेड कम ही पूछेगा आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। क्या पूछेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। तो आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, मैक्सिमम क्या होता है 1, स्क्वायर का क्या होता है 1, tan एंड कॉट क्या होता है ∞, मतलब डज नॉट वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ मिनिमम क्या होता है 0,
सेक एक्स कॉस एक्स का मिनिमम यहां पे बात करें, इसका मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट थोड़ी चीजें बची हैं, उसको हम लोग एक क्वेश्चन का और देखते हैं। लिखिए फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to half. Find the number of solution of sin x बराबर माइनस हाफ, सॉरी sin x बराबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन का फर्स्ट, sin x बराबर हाफ इन -2π से +2π, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, कैसे करेंगे ध्यान से एकदम। sin x बराबर क्या लिखा है, हाफ लिख के रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, अब यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हम लोगों का है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये क्या है हमारा अलजेब्रिक है। क्या दोनों को सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। अब यहां पे यूज होगा हम लोगों का ग्राफ का, क्या यूज होगा यहां पे हम लोगों का, ग्राफ का यूज होगा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ के रखा है, ठीक है। देखो ग्राफ का कैसे यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, सबसे पहले sin x का कर्व बना लीजिए, किसका बना लीजिए, sin x का कर्व, ठीक है। अब sin x का जब अब क्या करना है ना, यहां पे हम लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे एक तरफ आपका दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दे रखे हो, दो डिफरेंट टाइप का मतलब क्या, अलजेब्रिक दे रखा है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है, या अलजेब्रिक इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल दे रखा है, या अलजेब्रिक इज इक्वल टू आपका लॉगरिथम दे रखा है, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल टू ऐसे दे रखा है। तो हमेशा मान लो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ग्राफ से, किससे सॉल्व होंगे, ग्राफ से सॉल्व होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ sin x बराबर हाफ है। तो sin x बराबर हाफ की अगर हम लोग बात करें, तो कर्व को कहां से हम लोगों को कहां इंटरवल भी बता के रखा है, कैसे, अब देखिए हम लोगों ने ऐसे पहले एक बार कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो sin x का इस तरीके से आपका कर्व होता है, ड्रॉ किया, इधर भी ऐसे आएगा, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। क्या करिए, इसको मान लीजिए एक अलग y, इसको एक मान लीजिए अलग y1 और y2, और दोनों को एक ही पे ड्रॉ कर लीजिए। तो y1 बराबर sin x का कर्व ऐसा बनेगा। अब y2 बराबर हाफ, तो ये बताया था मैंने कल ही बताया, ये क्या, ये कौन सी लाइन है, y बराबर 0, तो y बराबर हाफ ऊपर होगी, क्योंकि ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव, नीचे क्या जाता है निगेटिव, तो y बराबर हाफ ऊपर जाएगा, तो y बराबर हाफ, जैसे ये वाली लाइन क्या होती है 1, तो हाफ कहीं यहां पे होगा, तो ये कर्व क्या करेगा, ऐसे करके कट करता जाएगा, ऐसे करके क्या होगा, कर्व को कट करता जाएगा। अब अगर ये कर्व को कट करता जाएगा, तो इस तरीके से sin x का कर्व तो इंफिनिटी तक जाएगा, y बराबर 1/2 भी क्या होगा, इंफिनिटी तक जाएगा, तो कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, या बहुत बड़ा नंबर होगा। बट उसने यहां पे ये बात की ही नहीं है, उसने बोला कर्व भाई आप -2π से +2π की पेच ही बनाओ, मतलब आगे का कर्व तो बनाना ही नहीं है। तो ये क्या होता है 0, ये क्या होता है पाई, 2π, 3π, 4π, क्या आगे का कर्व काम का होगा, नहीं होगा। तो मैं आगे का कर्व ऐसे करके रफ कर देता हूं, कर दिया रफ, ये आगे का कर्व काम का है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को 2π तक भी बोला है, 4π तक क्यों बना लिया मैंने, तो पाए 2π, तो ये भी काम का नहीं है, तो हमने यहां वाला पार्ट को भी रफ कर दिया, ये देखिए कर दिया, क्योंकि उन्होंने जहां तक बोला है हम वहीं तक बनाएंगे। इधर भी वैसी -π -2π, मतलब ये आगे ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, इस तरीके से खत्म हो गया। इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए, चलिए बना लिए। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, y बराबर sin x का कर्व हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, y बराबर हाफ का कर्व हो गया। अब हमको ये देखना है कि दोनों कर्व एक दूसरे को कितने बार कट करते हैं, कितने बार कट कर रहे हैं, 4 बार। दूसरे मार्कर से इसको आपको मैं शो भी करता हूं, कहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे, यही कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन
कितना आएगा आपका 4 के बराबर आएगा। कितना आएगा आपका 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी अगर अलजेब्रिक और ऐसे फंक्शन दे रखे रहे तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे को कितने बार कट कर रहे हैं। जितने बार कट करेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो √3 10x प्लस 2 बराबर 0। √3 10x प्लस 2 बराबर 0 ये दे रखा है और बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने को बोल रहा है। तो √3 10x प्लस 2 बराबर 0 आ गया इन माइनस पाई से प्लस पाई, यहां तक का हम लोगों को इसको देखना है। तो अब देखो कैसे, कभी भी ऐसा करवा रहा है, अब मैं सोचूं यार कैसे करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 10x बराबर -2 अपॉन √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे 10x का अलग कर्व बनाऊंगा, -2/√3 का अलग कर्व बनाऊंगा। बना लेते हैं, तो 10x का कर्व बनाते हैं। तो 10x बहुत अच्छी बात इन्होंने कहां तक बोला है, -पाई से +पाई के बीच। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, -π/2 वाला लाइन। ये क्या हो गया +π/2, ये क्या हो गया -π/2। नंबरिंग कर लो, π/2 -π/2, इसका मतलब एक, ये तो आएगा ही, ऐसे करके आएगा। पाई कहां पे होता है, यहां पे होता है। और हम लोगों का एक दूसरा लाइन एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा 3π/2 वाला लाइन हो गया। अब इधर भी ऐसे आ जाते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा ही। तो ये क्या हो गया हमारा, ये -π/2 होगा, ये -3π/2 वाला लाइन है। अगर मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करता हूं, पूरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जो भी काम का नहीं होगा उसको हटा देंगे। तो ये गया यहां, ये गया यहां, ये वाला पॉइंट होता है पाई। सिमिलर तरीके से यहां पे भी ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका -पाई। तो बताइए कहां से कहां तक बोला हमको, -पाई से +पाई, तो +पाई यहां तक। तो ये वाला पार्ट हटाएं या ये वाला, इधर वाला हटाएंगे। तो ये कर्व तो हमारा काम का ही नहीं है। सिमिलर तरीके से इधर आ जाओ, -पाई, तो ये नीचे वाला कर्व भी काम का नहीं है। तो हमारा कर्व केवल जो काम का है वो कितना बचेगा, इसको भी रफ कर देता हूं और इसको भी रफ कर देते हैं। तो हमारा जो कर्व है केवल यही काम का है, 10x का है। अब क्या बोल रहे हैं, -2/√3, ये y था, एक तरीके से इसको हमने y माना था, दूसरे में इसको y माना था। तो y बराबर 10x का तो बन गया, -2/√3 बनाते हैं, बनाए। तो बताओ y बराबर, ये लाइन क्या था, y बराबर 0, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, पर ये निगेटिव है तो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो -2/√3, 2/1.73, तो 1 से बड़ा आएगा। अब कोई फर्क पड़ता नहीं उसमें क्योंकि ये -r से +r लेता है। ये आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब बताइए कितने बार कट कर रहे हैं इसको। अब चाहो तो इसको पूरा ड्रॉ कर दो या यहां तक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक कर्व को -पाई से +पाई तक ड्रॉ कर दिया तो आगे कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा ना। बाकी तो चीज को पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो, -पाई से पाई के बीच भी रख सकते हो। कितने बार कट कर रहा है बताओ, 2 बार, एक यहां पे और एक यहां पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें फिर। देखो नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन 2x, चलो साइन 3x लिख देते हैं, साइन 3x बराबर 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए। अब साइन, अभी अब क्या हमको अब साइन x का कर्व बनाना है क्या, नहीं, हमको बनाना है अब साइन 3x का, और हमने सीख के रखा है। और इसको लिख देते हैं इन -6π to +6π, इनके बीच बताना है हमको, बताना है। तो देखो
कैसे बनाते हैं? तो मैंने बताया था सबसे पहले किसका बना लो, साइन एक्स का ही बना लो, और फिर लेवल चेंज कर दो, जो एक्स एक्स इधर जो लेवल होगा वो चेंज कर दो, कर देते हैं भाई। लो, तो साइन एक्स का बना लें, तो साइन एक्स का मैंने ऐसे करके एक दो ऐसे करके बना दिया, इधर भी सिमिलर तरीके से इधर भी मैंने बना दिया। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ऐसे करके बना दिया, बराबर नहीं है ना? हाँ एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है, यहां पे भी थोड़ा बराबर कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। अब देखो साइन 3x, अब मैंने बताया था ये कितना होता है 0, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 2 पाई, ये कितना होता है 3 पाई, बट ये कब होता है? बट इसको -6 पाई से 6 पाई मत करो, इसको -पाई से पाई रखो, 6 पाई बहुत ज्यादा चला जाएगा। अब देखो ठीक है, अब देखो 3x, तो क्या करेंगे, सबको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 से, तो ये 0 था, ये पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3, ये कितना था 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। सिमिलर तरीके से ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना होगा पाई हो जाएगा। सिमिलर तरीके से इधर भी आ जाओ, तो ये कितना होगा आपका -पाई बाय 3, क्योंकि माइनस पाई था, डिवाइड बाय 3 करोगे तो -पाई बाय 3, ये -2 बाय 3, और ये -पाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो कर्व केवल यही तक का काम है हम लोगों को, बिल्कुल। अब 1/4, तो y बराबर 1/4, ऊपर हो गया या नीचे, ऊपर, तो ये ऊपर वाली लाइन ऐसे करके हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ जाएगा आपका 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का आ गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, अब मैं ये पूछूं आपसे साइन एक्स बराबर 4, तो क्या इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा? क्या नहीं आएगा, क्यों आएगा? सीधी सी बात है भाई, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, तो 4 दे दिया, 4 तो ऊपर होगा ना, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। 4 लाइन यहां पे कहीं पे होगा, कर्व यहां पे, तो क्या कहीं दोनों पे कट करेंगे? क्या नहीं कट करेंगे। तो इसका अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो भी लिख के, तो इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि कर्व एक दूसरे को एक भी जगह कट नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट, ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो चुका है ना। अब ठीक है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर में, अगर हम लोग देखा जाए ना, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में नोट्स में एक बार आप ओपन करके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन किए। इतने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर तभी भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए हैं। ये चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। ये चैप्टर मतलब ऐसा चैप्टर है कि हर जगह आपका यूज होगा। कोई भी चैप्टर आप लोग उठा लीजिए, कहीं पे भी, हर जगह क्या होता है, इस चैप्टर का यूज होता है डिफरेंट जगह पे। तो हम लोगों को ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते रहना है और याद रखना है कि कैसे फॉर्मूले हैं जो भी दे रखा है। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारा यूज होता ही है। इनडायरेक्टली आपका ऐसे ऐसे जगह पे यूज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इसमें इस चैप्टर का अच्छे से यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी इजी होते हैं, वो भी आप लोग आराम से कर लेंगे इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। काफी हम लोगों ने पढ़ाई की है, ध्यान से इसको बार बार। अब ये चैप्टर ऐसा नहीं, ये चैप्टर ऐसा है कि आप ये नहीं कर सकते कि इसको पढ़ के आपने छोड़ दिया, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोगों को हर वीक रिवाइज करना ही पड़ेगा विथ फॉर्मूला। स्पेशली हर वीक हम लोगों को फॉर्मूला तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब क्या करिएगा, चैप्टर जैसे ये एंड हो चुका है, आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला का अलग से सीट बनाना है कॉपी में। मतलब जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, हर जगह, सारी जगह से उठा उठा के एक पेज में बनाओ। एक अच्छे से, कोई भी अच्छा सा एक मोटा सा पेज लो, जो A4 साइज का पेपर आता है ना, उस पे अच्छे से फॉर्मूले को लिखो, और बार बार जब भी टाइम मिले फ्री में उस फॉर्मूले को याद करो। क्योंकि मैंने पहले बता के रखा है कि फॉर्मूला आपका एक दिन में याद नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे ही याद होगा। किसी भी चैप्टर में लीजिए या किसी भी सब्जेक्ट में लीजिए, फॉर्मूला अगर आप सोचेंगे कि एक बार में याद हो जाए तो नहीं होगा। बार बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपका वो फॉर्मूला क्या होगा, अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर तो भी एंड हो गया। फिर आज का लेक्चर फिर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, आप लोग टेस्ट अच्छे से दीजिए।
है ना, अच्छे से टेस्ट में मार्क्स लाइए। देन मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर हम लोग ध्यान से उसको भी, चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे एंड बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। एंड स्पेशली प्लीज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी टाइम जो भी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा फालतू का ये मत करिए कि नहीं मैं आज नहीं किया मैंने कल कर लूंगा, वो चीजें करना अच्छा नहीं रहता है। अभी तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग चैप्टर में तो आपको पता नहीं चल रहा है, पर बाद में चैप्टर बढ़ जाएगा या लोड बढ़ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए कि हाँ अगर हम लोगों को ये चैप्टर इस दिन खत्म करना है तो कंप्लीट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फिर एंड।